नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज तक बने हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामों में हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, जीपी पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो, जितने भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। और किस एग्ज़ाम में पूछे गए वो क्वेश्चन के बगल में मैंने उसको क्या किया दोस्तों, दर्शा दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। मतलब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय हमारे संविधान की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो क्या थी, आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये तो हमारा था संविधान, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये भी था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पंथ निरपेक्ष दोस्तों हमारे संविधान का जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वो नहीं था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 में, तब इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। मतलब ये आपका नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द को बता दिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों हमारे संविधान में, याद रखिएगा। तो ना तो आपका ये होगा ना ही ये होगा। यहाँ पर दिया है दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ भी दिया है, तो इसी हिसाब से आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा दोस्तों, मतलब ये होगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। मतलब कि जो संविधान निर्माता हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे मत हैं जिसमें समय निर्माताओं का विचार आपको दिखता है। तो प्रतिबिंबित देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, उद्देशिका को देख सकते हैं। उद्देशिका को आप देख करके दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। मतलब कि आपको बताना है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, समानता कितने प्रकार की है और भ्रातृत्व कितने प्रकार की है। तो न्याय के बारे में बताए थे जब आपको प्रस्तावना प्रियम्बल के हम पढ़ाए थे। तो 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो मतलब 3 हो जाएगा। पहला कहाँ 3 है, देखिए पहला 3 आपका यही है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका स्वतंत्रता 5 प्रकार का है, कौन कौन बताए थे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता की बात करें, समानता आपका 2 प्रकार का है कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एवं भ्रातृत्व की बात करें तो बंधुता जो आपका है वो एक ही प्रकार का भ्रातृत्व है जो आपका एक होगा दोस्तों, मतलब कि 3 5 2 1 आपका हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में भारत को क्या दर्शाया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये तो बताया ही गया है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये भी कहा गया है। लेकिन जो सबसे इसमें से आपको जो मजबूत आंसर होगा वो सार्वभौम कहा गया है, समाजवादी भी कहा गया, धर्मनिरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं ये भी कहा गया, प्रजातांत्रिक मतलब गणतंत्रात्मक ये भी कहा गया, और गणतंत्र मतलब कि गणराज्य ये भी कहा गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा सी होगा दोस्तों। आगे आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। ए में दिया है समाजवादी, बी में दिया है प्रजातांत्रिक मतलब वही लोकतंत्रात्मक हो गया, तीसरा है सार्वभौमिक और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। आपको क्या करना है, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दर्शाना, मतलब कि क्रम वाइज करना है कि प्रस्तावना में पहले कौन आया था। तो हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न क्या बोलते हैं, प्रभुत्व वही जो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व बोलते हैं, यही क्या सार्वभौमिक उसी को बोलते हैं, मतलब सी आपका पहला होगा। फिर क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मतलब ए आएगा आपका। समाजवादी के बाद क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं दोस्तों, मतलब आपका डी आएगा। फिर क्या आएगा, प्रजातांत्रिक मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्रात्मक, मतलब कि CADB, जहाँ आपका होगा वही होगा CADB, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा,
CADB। आपको बताया था दोस्तों कि प्रस्तावना में कुछ कुछ शब्द है, उसको क्या करना है, क्रम वाइज याद रखना है। क्रम वाइज याद रखने से क्या होगा कि बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे, क्रमानुसार ही पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको पूछ दिया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। आपको बता दिए थे कि हमारे संविधान, जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें 3 ऐसे शब्द थे जो कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे। उसको क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या 1976 में जोड़ा गया था। वो कौन कौन से शब्द थे, तो पहला है आपका समाजवादी, वही आप देख लिए, समाजवादी। दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, जिसको बोलते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष। और तीसरा है दोस्तों अखंडता। ये 3 शब्द थे हमारे प्रस्तावना का, जो मूल प्रस्तावना था इसमें नहीं था दोस्तों। इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो पूछ रहा समाजवादी कब जुड़ा, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन कौन से यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। तो संप्रभुत्ता, ये हमारे मूल प्रस्तावना में ही था दोस्तों। व्यक्ति की गरिमा, ये भी मूल प्रस्तावना में था। निजता, ये भी ये तो हमारे मूल प्रस्तावना में था ही नहीं दोस्तों। और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। आगे वही है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए। बता दिया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं प्रस्तावना से। आगे आते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन ऐसे भाग हैं जिसमें बताना है आपको कि भारत को वो क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित नहीं करता है दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना, हाँ ये प्रस्तावना क्या है, आपको भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। वही धर्मनिरपेक्ष जिसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं, जिसमें कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि कोई राजकीय धर्म नहीं होगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे शब्द हैं जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये तो था दोस्तों, संप्रभु भी था, समानता भी था, लेकिन अखंडता नहीं था। अखंडता के बारे में बताएं कि 42वां संविधान संशोधन कब 1976 द्वारा जोड़ा गया। 3 शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अखंडता। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है क्या कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। 3 शब्द बताए थे, देखते हैं कौन कौन शब्द यहाँ दिया है। समाजवाद, ये तो जोड़ा गया था, मतलब ये मेरा आंसर होगा। ग्राम स्वराज, ये नहीं था दोस्तों, ये तो नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, ये होगा दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो हमारे मूल प्रस्तावना में ही था, मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन बी में दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, आपको बताना है क्या कि संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बना। आपको बताना है कि पंडित नेहरू क्या, ये ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब दोस्तों उद्देशिका प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा था। पंडित नेहरू ने क्या किया था, उद्देशिका प्रस्ताव को रखा था, तो प्रस्तुत किया था। तो हाँ, ये आपका सही है, पहला क्या आपका सही है। फिर दूसरा है दोस्तों, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हाँ, ये भी आप याद रखिएगा, जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, मतलब कि इसमें जो भी बातें कही गई उसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका सही होगा। इसका संशोधन नहीं है, तो इसका संशोधन तो हुआ है दोस्तों एक बार 1976 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो बात सही है दोस्तों, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जो प्रस्तावना है
ये स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जिस भाग में कोई बातें की गई है तो उस भाग को और भी मजबूत करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है दोस्तों। ये क्या, तो इसके आधार पर आप किसी चीज़ को रद्द नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही, मतलब कि 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना को विधिक स्वरूप क्या है। मतलब इसका जो विधिक स्वरूप है ये क्या है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका क्या होगा, लागू नहीं किया जा सकता। ये मतलब बता दिए, ये क्या प्रस्तावना स्वतंत्र रूप से इसको लागू नहीं किया जाता दोस्तों, बल्कि इसको आधार माना जाता है अन्य भाग को लागू करने के लिए। अन्य भाग में अगर कोई पीछे बताएं कि मजबूती प्रदान करना है तो प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में जो बातें कही गई है उसका प्रयोग, उसको आधार माना जाता है दोस्तों, बल्कि इसको हम विधिक रूप से लागू नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका क्या होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि इस भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब किया गया था। तो बताया कि प्रस्तावना में मात्र एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। कितना बार, एक बार हुआ दोस्तों। कब हुआ, तो 1976 में हुआ था। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 42वां, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, बता दिए हम। 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, मतलब जिसको हम 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाए थे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। मतलब इसमें से कौन से ऐसे शब्द है जो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो देखते हैं, समाजवादी ये नहीं था दोस्तों, पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं था दोस्तों, अखंडता ये भी नहीं था, गणराज्य हमारा था, गणराज्य मतलब गणतंत्र ये था। तो मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा है इसको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है। पंथ निरपेक्ष को दोस्तों हमें धर्म निरपेक्ष कहते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि भारत के संविधान के आमुख दोस्तों प्रस्तावना को ही कहते, याद रखिएगा, जो प्रियम्बल है उसी को बोलते हैं आमुख। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। तो हाँ, सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बात किया है, ये सही है। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हमारे प्रस्तावना में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा आपका, ये भी सही है दोस्तों। मतलब क्या चारों सही होगा, क्या होगा, चारों। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वही व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात किया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या बोलता है आपका, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे भारत में जो सर्वशक्तिमान है, जो शक्ति प्रदान की गई है वो जनता को दी गई है। किसको दी गई है, जनता को दी गई है। तो वही पूछ रहा आपसे, क्योंकि प्रस्तावना शुरू होता है किससे, तो हम भारत के लोग से, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, हमारे देश की जनता है दोस्तों। उसी को कहा गया लौकिक सार्वभौमिकता दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग, आप कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू ही होती है हम भारत के लोग से दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत में अनेक धर्म हैं, ये नहीं होगा। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं होगा। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी नहीं होगा। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये होगा आपका। बता दिए तो भारत के राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है दोस्तों। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना
में उल्लेखित नहीं है, मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन शब्द नहीं है। संप्रभुता है दोस्तों, ये सही है। लोकतंत्रात्मक भी है, ये भी सही है। पंथ निरपेक्ष भी है, ये भी सही है। लेकिन संघीय नहीं है। संघीय मतलब होता है दोस्तों फेडरल। ये संघ मतलब होता है एक यूनियन। हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लेकिन ये क्या है, संघीय है। संघीय मतलब होता है फेडरल। जो अमेरिका का संविधान क्या है, वो फेडरल है। आगे था दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये इनमें से कौन नहीं है, मतलब प्रस्तावना में कौन नहीं है। समाजवादी तो है दोस्तों, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। ये लोक कल्याण हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है दोस्तों। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो लोक कल्याण, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया। हम बताए थे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो आपको बताना इसमें से कौन नहीं है। विचार की है, विचार प्रकट करने मतलब वही अभिव्यक्ति, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिव्यक्ति बोलते हैं। विचार प्रकट करना मतलब कि अभिव्यक्ति, याद रखिएगा। विश्वास की स्वतंत्रता है, और आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई दोस्तों। मतलब ये आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई प्रस्तावना में, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार का न्याय दे दिया है। लेकिन धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया गया। तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया है, लेकिन धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक न्याय हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। हाँ, यही आपका आंसर होगा। ये अंग नहीं था, ये आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है उक्त शब्द 1975 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। उक्त शब्द 1985 के संविधान, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये भी गलत है। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तब आपको बता दिए कि जब तक भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर नहीं आपसे पूछे, तब तक आपको संविधान की आत्मा उद्देशिका को ही बताना है, प्रस्तावना को ही बताना। अगर आपसे पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आप आर्टिकल 32 भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको टिक नहीं कीजिएगा, किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को टिक नहीं कीजिएगा जब तक बाबा साहब का नाम न ले। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उद्देशिका दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। आपको बताए थे, जब पढ़ाए थे हम थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें बताए थे कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली जन्मपत्री किसने कहा है। तो जन्म कुंडली जन्मपत्री की जब बात करेगा तो किनका नाम आएगा, तो के.एम. मुंशी का नाम आएगा। जन्म कुंडली और जन्मपत्री का नाम पर किनका नाम आता है, के.एम. मुंशी का नाम आता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। यहाँ प्रस्तावना की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है। संविधान को पवित्र दस्तावेज, तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले कौन थे, तो ये बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा था कि संविधान क्या है, हमारे देश का एक पवित्र दस्तावेज है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है, हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें बता रहे थे कुछ मामले प्रस्तावना को लेकर के, कौन कौन से ऐसे मामले थे जिसमें प्रस्तावना में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है किसमें कहा संविधान का अंग नहीं है। तो इसमें बताए थे हम, पहला बेरूबाड़ी के बारे में बताए थे, जो 1960 में आया था। 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या, ये 1960 है दोस्तों, 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेरूबाड़ी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? जैसे ही आपका 1960 में बेरुबाड़ी में क्या होता है, संविधान का भाग नहीं माना जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या आता है 1973 में, ये जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, इसको क्या किया जाता है, इसके मत को तुरंत पलट दिया जाता है। ये आता है 1973 में केशवानंद भारती, क्या आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आता है, जिसमें सबसे बड़ी आज तक की 13 जजों की बेंच बैठती है दोस्तों, जिसमें क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो मूल संविधान का भाग है, मतलब कि हमारे संविधान का ही क्या है, भाग है, अतः उसमें संशोधन किया जाता है। जो 368 है संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसी आधार पर एकमात्र संशोधन अभी तक प्रस्तावना में हुआ है, कब, 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो आपको हम बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। मतलब प्रस्तावना में जो आदर्श उद्देश्य की बात की गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई आपको बताना है। तो उनकी व्याख्या अगर देखी जाए तो आपका मूल अधिकार में भी किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया और मौलिक कर्तव्य, तीनों अध्याय में क्या किया गया, भाग में प्रस्तावना के आदर्श एवं उद्देश्य के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, मतलब भाग आपका 3, भाग 4 और भाग 4A दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य मतलब वही उद्देशिका समझ सकते हैं, कहाँ पर आपको दिखता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना हमें क्या करता है, संविधान के उद्देश्यों को दिखाता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बताना है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की है। आपको बता दिए थे कि न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी, 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान किए गए हैं, प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अभी 3 न्याय के बारे में बता दिए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा आपका, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इसके बारे में भी नहीं किया गया है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इसके बारे में बात नहीं किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझिएगा, समझने के बाद आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है दोस्तों। इसीलिए प्रस्तावना को हम जब कल क्लास शुरू किए थे तो शुरू में ही बता दिए थे, एक बार शुरू में पढ़ाया था, एक बार लास्ट में पढ़ाया था, ताकि क्या हो, प्रस्तावना आपको याद हो जाए, क्योंकि प्रस्तावना जब आप याद रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बाकी तुम कहानी सुना ही थे प्रस्तावना के बारे में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, मतलब आर्थिक न्याय आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आर्थिक न्याय आपको उद्देशिका में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो DPSP है वहाँ भी आपको ये आर्थिक न्याय देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मूल अधिकार में आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना यहाँ पर कि भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। आपको बता दिए थे क्रमानुसार पूछता है, तो कौन कौन से क्रम है, पहले कौन आया आपको बताना है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। नहीं, क्या होगा, पहले विचार होगा, अभिव्यक्ति होगा, विश्वास होगा, धर्म, फिर उपासना होगा। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ देखिए क्या बता रहा है, सही कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो ये आपका ये भी सही है। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, ये गलत है, समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था दोस्तों, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। मतलब पहला आपका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आपको कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपसे कि
कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। भारत क्या सार्वभौमिक मतलब कि बता दिए थे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कि हमारे भारतीय संविधान में एक नियत उम्र दिया गया किसका, मताधिकार का। कितना दिया गया है, तो मूल संविधान की बात करें तो उसमें 21 वर्ष था, लेकिन इसको 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो एक 6वां संविधान संशोधन हुआ था। कब, 1989 में। 1989 में एक 6वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। तब जा करके जो मताधिकार की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई थी, 18 वर्ष। और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 326 के द्वारा जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसको क्या है, मत देने का अधिकार है दोस्तों, 326 के द्वारा। आगे आते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा हमारा, लोकतांत्रिक। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हम जितने भी क्वेश्चन को दोस्तों इसमें डाले हैं वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठा कर ले आए हैं। अब देखिएगा उसको बगल में हम दर्शा दिए हैं कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्तों। इसको अगर बढ़िया से देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट को और इसके ऑब्जेक्टिव को, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं कुछ करना है दोस्तों। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बता दिए थे 1973 में क्या आता है, केशवानंद भारती के आता है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। प्रस्तावना संशोधन करने के लिए इसमें 3 शब्द जोड़ा जाता है। कौन कौन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वही एकमात्र संशोधन अभी तक प्रस्तावना में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो जहाँ से हम लोग प्रस्तावना अभिगृहित किए हैं, जहाँ से हम अपने संविधान में शामिल किए हैं, वही देश में क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था दोस्तों। तो वो देश का नाम क्या है, तो अमेरिका। क्योंकि हम लोग अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को अपने देश के संविधान में शामिल किए हैं दोस्तों। लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रस्तावना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, पेश किया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा था। ठीक है, ये कब पारित हो गया था, तो 22 जनवरी आपका 1945 में क्या हो गया था, ये आपका संविधान सभा द्वारा ये पारित हो गया था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है दोस्तों, उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। ये आपका सही है। उद्देशिका मतलब आपको बताती है कि हमारे संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है, तो यहाँ की जनता है, जो ये बताती है। तो ये आपका सही है। उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो ये आपका गलत है। उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर सिर्फ सामाजिक राजनीतिक की बात की गई है, तो ये आपका गलत है। तो केवल आपका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को। यही जो शुरू में जो 2 बार आया है ना भारत, तो यही केवल 2 बार ही प्रस्तावना भारत शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो कितने बार आया है, तो केवल 2 बार आया दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए हम प्रस्तावना आपको शुरू में और अंत में पढ़ाए थे कल आपको थ्योरेटिकल पार्ट में। देखिए यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम है। मतलब आपको बताना है कि जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो कुछ उसमें बता दिए थे, जो हम शब्द को हाईलाइट किए थे, तो क्रम बताना है, कौन से पहले आता है फिर बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या दिया, समाजवाद। तो समाजवाद पहले तो नहीं आता था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं आता था, ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्या है कि शुरू होता था, क्या बोलते थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते थे। फिर समाजवादी बोल उसमें आता है, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन पंथ निरपेक्ष के बाद समाजवादी को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। तो वो क्रम याद रखिएगा। इस सब के बारे में बता दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, ये आपको पिछले वीडियो में हम सब समझा दिए थे दोस्तों। पिछला वीडियो देख करके पूरे अच्छे तरह का पूरा वीडियो देख करके जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है, मतलब कि कौन कौन पहले आता है फिर बाद में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग न्याय के बारे में पढ़ते हैं, न्याय के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, फिर समानता के बारे में, फिर बंधुता के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता के बारे में बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता बताए थे 2 प्रकार की है, कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर। अब बंधुता बताए थे 1 प्रकार की है। तो ये आप याद रखिएगा क्रम इसका। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया था। ये बताए थे बेरूबाड़ी संघ जो 1960 में हुआ था विवाद, इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना था दोस्तों। फिर आपका 1973 में आता है ये केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें ये बेरूबाड़ी जो मामला आता है उसको बिल्कुल पलट देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व दर्शाता है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो क्या दर्शाता है। तो हम बताएं जैसे प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र निर्णय लेना। भारत क्या है, अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए क्या है, सक्षम है दोस्तों। तो क्या होगा आपका आंसर, भारत के पास आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए शक्ति नहीं थे दोस्तों। हम किसी अन्य देश के दबाव में आकर के अपने आंतरिक एवं बाह्य जो निर्णय है उसको नहीं लेते हैं दोस्तों, वही कहलाता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे था दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो शक्ति किस में निहित है, शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारत की जनता है। यही भारतीय जनता क्या करती है, संविधान को सर्वोच्च कानून बनाती है। संविधान क्या करती है, सर्वोच्च कानून। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च कानून कौन है, तो सर्वोच्च कानून कौन है, हमारे भारत का संविधान है दोस्तों। तो ये शक्ति कौन प्रदान करता है, तो भारत की जनता प्रदान करती है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित कब किया गया था, मतलब डेट। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना तो उसमें देखते हैं अंत में एक डेट आता है, एक दिनांक आता है, जिसे बोलते हैं 26 नवंबर 1949 ईस्वी बोलते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी क्या करते हैं, हम अपने भारतीय संविधान को अंगीकृत करते हैं दोस्तों। या अधिनियमित बोले या अपनाना बोले या आत्मर्पित बोले। ये अगर विक्रम संवत की बात कर दे तो वही बताया था 2006, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व से हुई थी दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा। तो बताया गया था आपका केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का भाग है, था इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 1973 से ही प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाने लगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आपको बताया थे कि परिचय पत्र आत्मा बोले या जन्मकुंडली बोले, इसके बारे में हम आपको थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा दिए थे। तो अगर परिचय पत्र की बात करें तो N.A. पालकी वाले ने कहा था कि प्रस्तावना क्या हमारे भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। जन्मकुंडली या जन्मपत्री बोले तो K.M. मुंशी के बारे में याद रखिएगा। इतनी सारी बातें थी दोस्तों प्रस्तावना के बारे में, इतने सारे क्वेश्चन हम देखें। तो ये प्रश्न को आप तभी सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखिएगा दोस्तों। थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने हर एक जो उसमें बिंदु थे, हर एक जो तथ्य थे उसको हम क्या किए थे, अच्छे से समझाए थे दोस्तों। और सभी पॉइंट को इसमें हमने शामिल किया था। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन में त्रुटि दिखे दोस्तों तो हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अभी तो हम पॉलिटी सीरीज चला रहे हैं, इसके बाद हम जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं उस सभी को इसी तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों। आपका जीएस में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। जीएस में आप कोई भी परीक्षा दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।